नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। और अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए हैं खबरों का पिटारा। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गलवान पर पहली बार चीन का कबूलनामा क्या है। यूपी के उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत की पड़ताल भी करेंगे। साथ ही अमित शाह और ममता बनर्जी की जुबानी जंग भी आपको दिखाएंगे। विश्व भारती में पीएम मोदी का आज क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन टूल किट मामले की भी बात होगी, क्योंकि इसमें दिशा जेल जाएंगी या फिर उन्हें बेल मिलेगी, ये खबर भी इस बुलेटिन में शामिल होगी। मंगल ग्रह पर नासा के यान की उतरने की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे गलवान पर चीन के कबूलनामे के साथ। पिछले साल 15 जून को गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर पहली बार चीन ने सच कबूल लिया है। हालांकि यह कबूलनामा अभी अधूरा है। चीन की सेना ने माना कि गलवान में उसके 4 सैनिक मारे गए और उसका रेजिमेंटल कमांडर की फबायो जख्मी हुआ है। चीन ने जख्मी सैनिकों के नाम भी बताए हैं। 15 जून को चीन के सैनिकों ने धोखे से भारत के सैनिकों पर वार किया था। भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था और झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय दावे के मुताबिक चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। पहली बार चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त लद्दाख से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पहले तो नंबर्स ही नहीं माने, अब नंबर्स ही माने हैं तो 4 माने हैं। क्या 4 संख्या ठीक बता रहा है चीन, या इसमें भी अभी भी गोल मोल कर रहा है? चीन का 8 महीने बाद कबूलनामा तो आया है, लेकिन यह कबूलनामा अर्ध सत्य है। चीन ने यह माना कि चीन के 4 सिपाही मारे गए और 1 कमांडर घायल हुआ, लेकिन यह चीन ने तब माना जब बेजिंग डेडलाइन से रूस की एक एजेंसी तास ने लिखित में कहा कि 45 चीन के सिपाही गलवान में मारे गए थे 15 जून 2020 को। यही नहीं, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने आज तक से जब खास बातचीत की यही लद्दाख में आज से 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा मेरे प्रश्न के उत्तर में कि उनके अनुमान के मुताबिक लगभग 60 चीनी सिपाहियों को स्ट्रेचर पर उठा के ले जाया गया था। और यह भारत का बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। जो ऑफिशियल एस्टिमेट रशियन एजेंसी टास से आया है वो ये है कि 45 चीनी सिपाही मारे गए। चीन ने पिछले 8 महीनों में तो चुप्पी साधी रही, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय एक तरह से एजेंसीज ने यह कहना शुरू किया कि चीन के 45 सिपाही मारे गए, चीन के अंदर बहुत दबाव है नेहा, क्योंकि भारत ने किस तरह से हमारे 20 योद्धाओं को एक पदक से नवाजा, पत्नी को अवार्ड दिया, नौकरी दी, फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका क्रिमेशन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो चीन में इस पर दबाव बन रहा था। तो लगभग 8 महीने बाद चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने यह कबूलनामा दिया है कि उनके 4 सिपाही मारे गए हैं और कमांडर को उन्होंने एक मिलिट्री अवार्ड दिया है। लेकिन यह चीन का अर्ध सत्य है। बिल्कुल, दोहरा चरित्र चीन का एक बार फिर से सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें, शोपियां में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, एक पिस्टल बरामद की गई है। इलाके की कोम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त भी चल रही है। एक एनकाउंटर बडगाम के बीरवा में हुआ है। यहां स्पेशल पुलिस ऑफिसर अल्ताफ अहमद शहीद हो गए। शुजा उल हक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुजा, क्या कोम्बिंग ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर और आतंकी हो सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से जगह को अब सैनिटाइज किया जा चुका है? जी नहीं, देखिए, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा होता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन एनकाउंटर के बाद लगातार जारी रहता है काफ़ी देर तक, क्योंकि आशंका रहती है कि कहीं और मिलिटेंट्स या कोई और चीज़ वहाँ पे छुपी हुई ना हो या छुपाई गई ना हो। तो उसी वजह से इस वक्त वहाँ पे इनकाउंटर की जगह पे कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है शोपियान के इलाके में, जहाँ तक अगर बात की जाए तो। दूसरी बात यह है कि एक दूसरा इनकाउंटर जो है वो बडगाम इलाके में
इस वक्त चल रहा है, जो आज सुबह ही शुरू हुआ था। सेंट्रल कश्मीर का ये इलाका है जहां पे अब तक एक पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनका वो मारे गए और दूसरा एक पुलिस के एहलकार दूसरे पे जख्मी हुए हैं। ये इनकाउंटर अभी भी जारी है। अभी तक पुलिस का साफ यही कहना है कि ऑपरेशन प्रोग्रेस में है। उसकी डिटेल अभी तक ये पूरी तरह से दी नहीं गई है, लेकिन बड़ी कामयाबी ये है कि शोपियान में 3 जो है मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे शुजा कि जिस तरीके से आज एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को हासिल हुई है, किस तरीके के इनपुट्स थे? क्या लगातार जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है उससे लगता है कि घाटी में अशांति पैदा करने की ये बार बार कोशिश की जा रही है और इसे नाकाम किया जा रहा है? जी नेहा, देखिए ये इनकाउंटर कल रात को शुरू हुआ और इसमें सुरक्षा बलों को ही इनपुट मिला था कि ये लगभग 2 से 3 जो है मिलिटेंट्स इस इलाके में, शोपियान के इलाके में मौजूद हैं, तभी एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो कुल मिला के देखें तो ये एक हिसाब से इसका ये मतलब भी निकलता है कि सुरक्षा बल लगातार अपनी ऑपरेशन जो है वो उनमें तेजी ला रहे हैं और उसी वजह से ऐसे इनकाउंटर्स हो रहे हैं जिनमें मिलिटेंट्स के या तो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ मिलिटेंट्स के द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं, जैसे हमने कल ही 2 दिन पहले ही देखा कि यहाँ श्रीनगर में भी एक हमला हुआ था जब बाहर के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, एक ईटरी पे हमला हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बल भी लगातार अपनी ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं और जिसमें मिलिटेंट्स या तो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित बयान की करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग से महाराष्ट्र में सियासी शोले भड़क गए हैं। सूबे में ताजा कांग्रेस प्रमुख का पद संभालने वाले नाना पटोले ने महानायक और खिलाड़ी कुमार को धमकाया, यानी कि अक्षय कुमार को। यह कहा है कि महंगे पेट्रोल डीजल पर ट्वीट नहीं किया तो शूटिंग और फिल्में आपकी रोक देंगे। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन से क्यों खफा है नाना पटोले? बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग रोकने की धमकी क्यों दे रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले? के पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। पटोले की गुस्से की वजह है इन दोनों स्टार्स का 9 साल पुराना ट्वीट। तब देश में यूपीए की सरकार थी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपनी परेशानी का इजहार करने वालों में अमिताभ बच्चन भी थे और अक्षय कुमार भी। पटोले ने खुद अपनी नाराजगी की वजह बताई। मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर, गैस के दाम बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? पटोले के मुताबिक ये उनकी नहीं बल्कि जनता की डिमांड है, क्योंकि जनता पैसे चुकता कर अमिताभ और अक्षय की फिल्में देखती है। आपकी लोकप्रियता जो है, लोग पैसे देकर आपको, टिकट लेकर आपको देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऐसे लोगों को जो दबाव में लोगों के प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी, शूटिंग भी नहीं होगा। अमिताभ जी, अक्षय कुमार जी, ये हमारी धमकी नहीं है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। नाना पटोले की इस धमकी पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी। नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। नहीं, ऐसे तो कोई धमकी का कारण नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई धमकी किसी ने दी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको फिर से एक बार जांच किया जाएगा कि क्या कहा है उन्होंने। पेट्रोल की धमकी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई शख्स कब किस मुद्दे पर आंदोलित होगा, कब क्या बोलेगा, क्या ये कोई दल या फिर सरकार तय कर सकती है? क्या किसी निजी व्यक्ति को अपने मन मुताबिक बयान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है?
सबसे अहम बात तो ये है कि जब महाराष्ट्र में एक बार फिर कोविड संक्रमण के केस लगातार बढ़ने लगे हैं, सत्ताधारी दल के मुखिया के रूप में क्या पटोले की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो इस बीमारी की रोकथाम के काम में लगे? भंडारा से वेंकटेश के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। बात अब उन्नाव कांड की। उन्नाव में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला अब सियासी तूल लेने लगा है। इस वक्त उन्नाव में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों के शरीर में जहर पाया गया था। खेत में संदिग्ध हालत में मिली तीसरी लड़की की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। आज तो अशोक जी उस समय था जब रोज बलात्कार होते थे और कोई मुख्यमंत्री ये कहता था ये बच्चे हैं, गलती हो जाती है, हरकतें हो जाती हैं, इनको ज्यादा संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। वो था जंगल राज। इस समय तो राम राज्य जैसी सारे प्रदेश में स्थिति है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। ऐसा लगता है जैसे प्रदेश की क्राइम कैपिटल हो गई है। एक के बाद एक घटना, गंभीर घटना, और विशेष रूप से जो महिलाएं और मासूम बच्चियां वो एक टारगेट पे है। इस वर्तमान मामले में पुलिस इसको हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जहर खाने की वजह से भी हो सकता है। जब बच्चियां अपने गला बांध के और पैर बांध के वो कैसे गिरती, वो पूरी तरह से एक मर्डर है, सोची समझी मर्डर अपराध किया गया है। उन्नाव से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं कुमार अभिषेक। कुमार का ही रुख करेंगे। कुमार, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि तो हो गई है, लेकिन ये जहर लड़कियों ने खुद खाया या उन्हें दिया गया, इस बात पर कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टीकरण हुआ है अभी तक? नेहा, देखिए अभी तक बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर ये जहर कैसे उनके शरीर तक पहुंचा। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार की शुरुआत हो चुकी है। तो देख लीजिए आप, ये पुलिस वालों की भारी मौजूदगी है। साथ साथ लड़कियों के जो शव हैं वो ले जाए जा रहे हैं उनके लास्ट राइट के लिए, और गांव वाले हैं, परिवार के लोग हैं, और साथ साथ पुलिस की भारी व्यवस्था इस वक्त आपको यहां इस गांव में दिखाई दे रही है। दोनों लड़कियों के जो शव हैं वो आखिरी संस्कार के लिए ले जाए जा रहे हैं। और जो स्थिति ये है, इस वक्त पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। तकरीबन 9 थाने की पुलिस है, 2 जिलों की पुलिस यहाँ पर आई हुई है, और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ कैंप कर रखा है। गांव में इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये तमाम चीजें इस वक्त सबकी जुबान पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें किसी तरह की एंटीमार्टम कोई इंजरी नहीं मिली है, किसी तरीके का चोट के निशान नहीं है, लेकिन जहर है। और दोनों लड़कियों के शरीर में ये जहर मिला है। उनके विसरा को प्रिजर्व किया गया है। जो तीसरी लड़की है वो इस वक्त कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में जिंदगी और मौत से इस वक्त जूझ रही है। तो इस वक्त हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये उन्नाव के उस गांव का दृश्य है। आप देखिए चारों तरफ पुलिस की भारी मौजूदगी इस वक्त दिखाई दे रही है। लड़कियों का जो शव है वो ले जाया जा रहा है गांव के पास ही, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका परिवार और गांव के। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। तकनीकी दिक्कत है। बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की। अमित शाह के मिशन बंगाल का दूसरा दिन आज है, और आज पीएम मोदी का भी बंगाल से जुड़ा एक कार्यक्रम है। आपको बता दें कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम अमित शाह के कार्यक्रम के बीच में ही होगा। शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, और कल भी हमने देखा था कि बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बीच अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। और भारत से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।
पश्चिम बंगाल की सड़कों पर धूमधाम के साथ दौड़ रहा है परिवर्तन रथ। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह रथ लेकर जब दक्षिण 24 परगना की सड़कों पर कल निकले तो उत्साही लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों ओर मौजूद थी। बीजेपी को लोगों में बढ़ रहे इसी उत्साह का शायद नतीजा है कि शाह ने कल की रैली में ताल ठोक कर कह दिया कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल है, लिहाजा रैलियों का रेला है। शाह की रथ यात्रा के जवाब में टीएमसी की बाइक जनसंपर्क रैली हुई, जमकर वार पलटवार हुए। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম नेताजी की जयंती के कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे पर भड़क गई थी ममता बनर्जी। शाह की रैली में जमकर जय श्री राम के नारे लगे और ममता पर वार भी हुआ, जिस पर ममता ने पलटवार भी किया। कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके, जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोला गई। जय श्री राम। आज शाह की बंगाल यात्रा का दूसरा दिन है तो पीएम मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम है। पीएम मोदी विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीरभूम जिले में स्थित प्रतिष्ठित विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अमित शाह आज कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वो बिप्लबी बांग्ला प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। साफ है, पश्चिम बंगाल आज भी सियासी रूप से गर्म रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 736 नए मामले आए हैं। हालात को पटरी से उतरते देख बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। होम क्वारंटीन का नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई और जिस सोसाइटी में कोरोना के 5 से ज्यादा केस आएंगे उसे सील कर दिया जाएगा। विदर्भ के यवतमाल में 28 फरवरी और अमरावती में 1 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया।
काम किया था और उस काम की सराहना जो है वो ICMR और WHO ने भी की है। उसके बाद लोगों का दबाव सरकार के ऊपर आया कि भाई बाकी की सब दुकानें, मॉल्स, थिएटर्स और रेलवेज खोलो। अब खोलने के बाद में लोगों को जो आह्वान सरकार कर रही है उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं कम ध्यान लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सरकार को फिर आगे फिर से कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। मुंबई में कोरोना के हाल के आंकड़े डराने वाले हैं। 18 फरवरी 736 केस 4 मौतें, 17 फरवरी 721 केस 3 मौतें, 16 फरवरी 461 केस 3 मौतें, 15 फरवरी 493 केस 3 मौतें, 14 फरवरी 645 केस 4 मौतें। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के 8 जिलों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखी गई है। ये जिले हैं पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और बुलढाणा। एहतियात के तौर पर यवतमाल में 28 फरवरी तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जबकि अकोला में सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपण आज जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊनचा आदेश सुद्धा देतोय आणि त्यामध्ये खाली आपले जे तहसील स्तरावरचे जे इन्सिडेंट कमांडर्स आहेत त्यांच्या आपण लेखीपूर्व त्यांच्या फील्ड स्टेटस काय आहे त्यांच्या आपण लेखीपूर्वक आपण त्यांना विचारलेलं आहे। त्यांच्या रिकमेंडेशन्स नंतर आपण पूर्ण जिल्ह्यासाठी आणि या 3 नगर परिषद एरिया जे आहे, टाउन्स जे आहे यांच्यासाठी सेपरेटली असं आपण लॉकडाऊन आणि त्यांचे इम्प्लिमेंटेशनचे आदेश आपण आज देणार। पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड केस में गिरावट आई है। 16 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में बुधवार को कोई केस सामने नहीं आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना केस का बढ़ना चिंताजनक है। आज तक ब्यूरो। मुर्शिदाबाद में राज्य सरकार के एक मंत्री पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हमले को साजिश बताया है। ठीक मंत्री के सामने ये धमाका और धमाके बाद निकली चीखें। हर तरफ धुआं था, भगदड़ थी, चीखें थी। अंधेरे के बीच सब मंत्री को खोज रहे थे। मंत्री जाकिर हुसैन को कुछ होश नहीं था। दायां पैर, बायां हाथ जख्मी था। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें मुर्शिदाबाद से तुरंत कोलकाता रेफर किया गया। मुख्यमंत्री उन्हें देखने आए। জাকির খুব পপুলার লিডার মনে রাখবেন এবং ইটস এ গেম প্ল্যান টু কিল হিম। जाकिर हुसैन ममता सरकार में डिप्टी लेबर मिनिस्टर हैं। मुर्शिदाबाद में पॉपुलर लीडर हैं। ममता बनर्जी ने उन पर हमले को साजिश बताया और बीजेपी की तरफ इशारा किया। ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया कि जाकिर हुसैन को जान से मारने का प्लान था। ये घटना बुधवार शाम की है, जब मंत्री जाकिर हुसैन जंगीपुर के निमतिता रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। जाकिर हुसैन को कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो जैसे ही स्टेशन परिसर में पहुंचे, धमाका हो गया। मंत्री घायल हुए, उनके साथ के कम से कम 25 लोग घायल हुए। हमला रेलवे स्टेशन के परिसर में हुआ, इसलिए टीएमसी ने रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। इस बात पर कोसा की स्टेशन पर आरपीएफ नहीं थी, अंधेरा था, कोई सुरक्षा नहीं थी। रिमोट कंट्रोल से मंत्री पर बम से हमला हुआ, ये सब रेलवे स्टेशन में कैसे हुआ? वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, हमारे आरपीएफ के रेलवे के जो बाकी लोग अधिकारी हैं, तुरंत उनमें जो इंजर्ड लोग थे उनको अस्पतालों में पहुंचाया गया। करीब 25 लोग इंजर्ड हैं, उसमें 10 को कलकत्ता के अस्पताल पहुंचाया गया। एंड रेलवे जो सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। रेलवे प्रेमाइसेस पे हुआ, दैट वाज इंसिडेंटल, वो कहीं भी और भी हो सकता था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। रेलवे ने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मंत्री पर हमले की जांच ममता सरकार की सीआईडी कर रही है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि हमले के पीछे टीएमसी बीजेपी का हाथ बता रही है और ये कह रही है कि जाकिर हुसैन पर टीएमसी छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि ये सब टीएमसी की गुटबाजी का नतीजा है।
और बंगाल में अराजकता का माहौल है। बंगाल बम फैक्ट्री बन चुका है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है। मिशन मंगल में नासा को कल एक बड़ी और अहम कामयाबी हासिल हुई है। मंगल ग्रह पर जिंदगी की खोज में नासा का एक और रोवर कल मंगल ग्रह पर उतरा। परसिवियरेंस रोवर की कल लाल ग्रह पर चुनौतीपूर्ण लैंडिंग हुई। जैसे ही रोवर मंगल की सतह पर उतरा, नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के मिशन कंट्रोल में जश्न मनाया जाने लगा। नासा के इस मिशन का भारतीय कनेक्शन है और इस मिशन की अगुवाई भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन कर रहे हैं। At this point, the descent stage has flown away to safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars orbiter safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of. At this point, the descent stage has flown away to safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars orbiter safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of. और अब आपको अमेरिका से आई बर्फबारी की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। अमेरिका के कई इलाकों में कल जोरदार बर्फबारी हुई। न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया के कई इलाकों में यह बर्फबारी अब भी जारी है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में कल 6 से 8 इंच की बर्फबारी दर्ज की गई है। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि हर साल इस समय पर बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हर साल की तुलना में इस बार ज्यादा बर्फबारी हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसे लेकर अब विपक्ष भी लामबंद हो गया है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार पेट्रोल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट इस पर क्या राय दे रहे हैं, सुनिए। तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन के बाहर प्रदर्शन। शिमला में तेल से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर। ये महंगाई कहां से आई? जिंदाबाद। हापुड़ में महंगाई होने पर विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन फिर जनता सड़क पर नहीं आती, क्यों? इस सवाल का जवाब तेल का खेल है, जिससे अब जनता भी वाकिफ हो चुकी है, जो जानती है कि उसे जो महंगाई का झटका मिल रहा है वो केंद्र और राज्य सरकारों की मिली भगत का नतीजा है। इसे समझने के लिए आपको तेल की कीमत टैक्स के गणित को देखना होगा। दिल्ली में 16 फरवरी को पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे था, जो 28 पैसे का किराया, 32 रुपए 90 पैसे की केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, 3 रुपए 68 पैसे का डीलर का कमीशन, 20 रुपए 61 पैसे का दिल्ली सरकार का वैट जोड़कर 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो जाता है। इस तरह प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें 53 रुपए 51 पैसे का टैक्स वसूल रही हैं, जो पेट्रोल के बेस प्राइस से 21 रुपए 69 पैसे ज्यादा है। मतलब सरकारों के लिए तेल कमाई का बड़ा स्रोत बन चुका है, जिससे हाथ धोने के लिए किसी भी दल की सरकार तैयार नहीं है। लेकिन सरकारों की बढ़ती भूख ने जनता के साथ साथ तेल बेचने वालों की नींद भी उड़ा दी है। तो इस प्रकार का कोई दाम बढ़ने से हमारा कोई परसेंटेज के आधार पर कोई कमीशन बढ़ता है या हमें कोई फायदा होता है, ये बिल्कुल निराकार, बिल्कुल गलत है। और बल्कि हमारा बहुत भारी नुकसान, जो आम पब्लिक का नुकसान है, उससे भी भारी नुकसान डीलरों का होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, जब 70 रुपए का पेट्रोल था या 60 रुपए का पेट्रोल था, तो पेट्रोल उड़ता है, उसकी ये एक व्यवहारिक नेचर, या आप कहें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो जब पेट्रोल उड़ता है, उस पेट्रोल उड़ने में जब 70 रुपए का पेट्रोल उड़ रहा था तो हमारा 70 रुपए का नुकसान था। आज वो 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है तो 100 रुपए का नुकसान है। तो जब भी दाम बढ़ते हैं तो हमारी इवेपोरेशन कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाती है, इवेपोरेशन लॉस बहुत बढ़ जाता है। तो इसका कोई भी हमारा फिक्स मार्जिन में कोई असर नहीं ज्यादा डलता। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह पेट्रोल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। इसकी वजह यह है
कि दोनों ही राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट वसूलने में अव्वल है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा है। जयपुर में लोगों पर महंगाई की मार की वजह भी यही है, जिसके चलते लोगों ने गाड़ी चलानी छोड़ दी। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, इससे ज्यादा और पब्लिक क्या करेगी। ये तो रोज पैसे बढ़ाते जाते हैं, वेट कम करेगी। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर है। यह है पेट्रोल की तरफ वो ये लगता है कि गवर्न करने की बजाय वो अब इस बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेट्रोल को। उनका ये ऑब्जेक्टिव लगता है कि किसी तरह इससे कमा लिया जाए। कहीं से कमाई कैसे की जा सकती है, मिडिल क्लास से कैसे कमाया जा सकता है। और कल के अगर आप प्राइम मिनिस्टर के अगर स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो